तो आ गए आप, कैसे हो? आई होप कि तुम सब बहुत बढ़िया हो गया, तुम्हारी पढ़ाई भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी और आपको आपकी पढ़ाई में हेल्प करने के लिए वी आर बैक विद अ न्यू लेक्चर ऑफ सीएमए फाउंडेशन पेपर नंबर 1 स्टडी नोट नंबर 4। और स्टडी नोट नंबर 4 का यह है लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज अपन टॉपिक देखने वाले हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, तो क्या होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कितने टाइप के होते हैं, इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है, डिस इकोनॉमीज क्या होती है, कैसे इनका ग्राफ बनता है, सारी बातें अपन देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो अब आते हैं अपने सीधा टॉपिक पे। टॉपिक है अपना इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जिसके अंदर सब टॉपिक है इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। सबसे पहले देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग पढ़ने से पहले सिंपल सी बात है, खुद ही सोच के देखोगे टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी जो स्क्रीन में टेक्स्ट दिख रहा होगा उसको रीड मत करना, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनते जाओ। जब भी कभी तुम दुकान में जाते हो कोई चीज परचेज करने के लिए, ठीक है, तुम कोई सामान कम में लेते हो, एक या दो क्वांटिटी लेते हो, तो तुम्हें जो शॉपकीपर है ना वो हेवी डिस्काउंट नहीं देता या किसी भी तरीके का डिस्काउंट देने से बचता है। वही वो बोलता है कि अगर आपका ऑर्डर साइज थोड़ा सा बड़ा होता, थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में आप लेते तो मैं आपको और ज्यादा डिस्काउंट देता। ऐसा होता है कि नहीं होता है प्रैक्टिकल लाइफ में? बिल्कुल होता है सर। ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जो टॉपिक है उसी के बारे में बात करता है, बट एक डिफरेंट एंगल से। ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये बोलता है कि जब भी हम कोई भी चीज का प्रोडक्शन लार्ज स्केल में करते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई भी कमोडिटी हो, कोई भी गुड्स हो, ठीक है, जिसका प्रोडक्शन हम लार्ज स्केल में करते हैं, तो जो पर यूनिट, एक यूनिट उस गुड्स को या उस कमोडिटी को बनाने में हमको लगने वाली उसकी जो कॉस्ट होती है वो कम होते जाती है। ठीक है, यानी एक एग्जांपल, अगर मैं कोई भी गुड्स है बना रहा हूं, अगर मैं उसकी 1000 यूनिट्स बना रहा हूं, ठीक है, किसी भी गुड्स की मैं 1000 यूनिट्स बना रहा हूं, और वहीं पे अगर मैं उस गुड्स को बढ़ा के कर देता हूं 1,00,000 यूनिट्स, तो मुझे जो पर यूनिट ये 1000 जो गुड्स है उनको बनाने में जो कॉस्ट आएगी और जो 1,00,000 यूनिट्स को बनाने में कॉस्ट आएगी, उनमें बहुत ज्यादा अंतर दिखेगा पर यूनिट बेसिस में। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 1000 यूनिट्स बनाता हूं और मुझे एक यूनिट बनाने में अगर मान लो 10 रुपए का खर्चा आता है, तो वहीं अगर मैं 1,00,000 का प्रोडक्शन करूंगा तो ये कॉस्ट मेरी घट के 8 या 7 पे पर यूनिट आ जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है? तो समझो, तुम 1,00,000 यूनिट बना रहे हो, जाहिर सी बात है रॉ मटेरियल ज्यादा मंगाओगे, बल्क में ऑर्डर प्लेस करोगे, बल्क में ऑर्डर प्लेस करोगे, सामने से तुमको हेवी डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है, लेबर क्या है, बार बार वही काम करेगा। अब 1,00,000 है, बड़ा यूनिट बनाना है तुमको, ठीक है, ज्यादा प्रोडक्शन करनी है, तो लेबर क्या है, एक ही चीज को बार बार करेगा, गलतियां कम होगी, स्पेशलाइज हो जाएगा, वेस्टेज कम होगा, तो वेस्टेज का खर्चा भी तुम्हारा साइड हो गया। अब डिस्काउंट तुमको मिला, वेस्टेज तुम्हारा कम हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट करोगे, भारी बल्क में ऑर्डर आ रहा है, एक जगह सामान भेजना है, ट्रक में जितने मर्जी लोड करके भेज दो, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी तुमको कमी देखने को मिल जाएगी। अगर एक ट्रक में 1,000 गुड्स तुम बेचते हो एक प्लेस से दूसरी प्लेस, और तुमको वो भाड़ा लेता है 10,000 रुपए, तो पर यूनिट तुम्हारी कॉस्ट क्या निकल के आएगी, कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। वही सेम टाइम पे अगर एक ट्रक में कैपेसिटी है 10,000 यूनिट की और तुम पूरा 10,000 यूनिट भर के उसको ट्रक में बेच देते हो, ठीक है, सेम कॉस्ट पड़नी है। पहले केस में तुम 1,000 यूनिट एक प्लेस से दूसरी प्लेस भेज रहे थे, दूसरे केस में तुम 10,000 यूनिट एक प्लेस से दूसरी प्लेस में भेज रहे हो। तो कैलकुलेट करके खुद देख लेना कैलकुलेटर में कि पर यूनिट जब तुम 1000 यूनिट्स बेच रहे हो तो क्या आ रही है, और जब तुम 10,000 यूनिट्स बेच रहे हो तो तब तुम्हारी क्या आ रही है कॉस्ट यहाँ पे पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन में। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी तुमको यहाँ पे छूट मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा, इन टोटलिटी अगर बात करें तो टोटल में तुमको पहले डिस्काउंट मिल गया, वेस्टेज कम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन या स्टोरेज पे भी तुम्हारा कुछ पैसा बच गया, साथ ही साथ इधर उधर के और भी सारे तुम्हारे एक्सपेंसेस बचने वाले, कम होने वाले, जिससे क्या होगा, जो तुम प्रोडक्शन कर रहे हो उसमें तुम्हारा जो पर यूनिट कॉस्ट आने वाला है एक कमोडिटी को मैन्युफैक्चर करने का, वो कम हो जाएगा। इसी को अपन बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। यानी जब भी हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे, तो हमको जो पर यूनिट कॉस्ट पड़ने वाली है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, अब क्यों कम हो जाएगी, तो 3-4 एग्जांपल मैंने दे दिया, और डिटेल में इसको आगे अपन डिस्कस करेंगे। आई होप जो टॉपिक है इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन वो क्लियर हो गया होगा। अब टेक्स्ट पढ़ना और अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगा। देखो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर द रिडक्शन इन पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस। यानी जैसे जैसे तुम अपने वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे तो पर यूनिट जो कॉस्ट पड़नी है वो तुम्हारी कम होती जाएगी। व्हेन द आउटपुट इज कैरीड ऑन लार्जर क्वांटिटीज देयर आर सम एडवांटेजेस। ठीक है, जब हम आउटपुट लार्जर क्वांटिटी में कैरी करते हैं तो उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। दीज एडवांटेजेस आर कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। यानी वही जो पर यूनिट कॉस्ट जो तुम्हारी कम हो रही है क्योंकि तुमको वेरियस डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट में तुम्हारी पर यूनिट कॉस्ट कम आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज में पर यूनिट कॉस्ट तुम्हारी कम हो जा रही है, तो इसी को क्या बोलते हैं, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। और यही रीजन है क्योंकि जो प्रोड्यूसर है जो लार्ज स्केल में बना रहे हैं उसको कॉस्ट कम पड़ी, तो वो अब सामने, ठीक है, सामने अपने कस्टमर को भी बल्क क्वांटिटी में हेवी डिस्काउंट दे पाता है। ठीक है, इसलिए जब भी तुम कभी दुकान में जाते हो 1-2 क्वांटिटी खरीदते हो तो वो तुमको बहुत ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे पाता है, वेरएज अगर तुम बल्क में खरीदते हो तो वो तुमको हेवी डिस्काउंट्स दे देता है। क्यों? क्योंकि बल्क में जब उसने सामान खरीदा था तो उसको भी अच्छा खासा डिस्काउंट मिला था, वही डिस्काउंट वो तुमको ट्रांसफर कर देता है अपना बीच में प्रॉफिट मार्जिन अलग करके। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, क्लियर हो गया।
आगे दीज इकोनॉमीज आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स विच आर एज फॉलोज, क्या क्या, इंटरनल इकोनॉमीज और एक्सटर्नल इकोनॉमीज। अब इंटरनल इकोनॉमिक्स मतलब सर फर्म कंपनी के अंदर की इकोनॉमिक्स, और एक्सटर्नल मतलब बाहर की। तो अगर ऐसा सोच रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। इंटरनल यानी सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल फर्म, ठीक है, नीचे देख लो, इंटरनल इकोनॉमीज आर रिलेटेड टू अ सिंगल फर्म एंड नॉट रिलेटेड टू ऑल अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री, वेयरएज जो एक्सटर्नल है वो पूरी इंडस्ट्री के बारे में कवर करेगा। तो ये शब्दों के मायाजाल से बचना। इंटरनल मतलब सिर्फ एक फर्म, एक्सटर्नल मतलब यानी पूरी इंडस्ट्री। पूरी इंडस्ट्री यानी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म आ रही है, जैसे अगर अपन सीमेंट इंडस्ट्री उठा ले तो उसमें जो भी आ रहा है, अंबुजा आ रहा है, अल्ट्राटेक आ रहा है, डबल बुल आ रहा है, ठीक है, श्री सीमेंट आ रहा है, जितने भी, तो ये सारे क्या होगा, एक इंडस्ट्री का पार्ट है, दैट इज सीमेंट इंडस्ट्री। और इंडिविजुअल देखें, अल्ट्राटेक, अंबुजा, बिरला, ये सब क्या है, एक पर्टिकुलर फर्म है, ठीक है। तो जब भी हम फर्म को जो एडवांटेज मिल रहा है लार्ज स्केल प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो इंटरनल इकोनॉमीज, ऑल टुगेदर एक इंडस्ट्री को सभी को एडवांटेज मिल रहा है तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज। क्लियर हो गया? हाँ जी सर क्लियर हो गया। अब आगे क्या है, टाइप्स ऑफ इंटरनल इकोनॉमीज। टाइप्स कितने कितने टाइप्स है। सबसे पहला लेबर, तो लेबर में मैंने तुमको बताया बहुत ज्यादा काम हो जाता है तो अपन एक लेबर को डिवीजन ऑफ वर्क कर देते हैं, ठीक है। एक लेबर को एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में रखा जाता है, जिस काम को वो बार बार करता है और उसमें वो स्पेशलिस्ट हो जाता है। तो जो वेस्टेज है या गलतियां है वो बहुत कम करेगा। जैसे एक चीज को अगर तुम बार बार करोगे तो तुम उसमें बट ऑब्वियस स्पेशलिस्ट हो जाओगे। कैसे? एग्जाम्पल, एक ही चैप्टर को 10 बार पढ़ लो, वो चैप्टर तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। आज हो सकता है ये वाला पर्टिकुलर जो चैप्टर या कोई और चैप्टर हो किसी और सब्जेक्ट का, तुमको हो सकता है मुश्किल लग रहा हो, या एक टाइम पे ABCD लिखना भी, नर्सरी में जब थे तो वो ABCD लिखना भी हमारे लिए कितना डिफिकल्ट होता था, बट आज कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्यों? क्योंकि हम बार बार हम इतने सालों से वो चीज लिखते पढ़ते आ रहे हैं तो वो हम उसमें स्पेशलिस्ट हो चुके हैं। वो काम हमको ईजी एकदम लगता है, डिफिकल्ट हल्का भी नहीं लगता है। तो ये होता है अपना लेबर इकोनॉमीज। मतलब इसमें क्या होगा कि जो वेस्टेज है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो लेबर है वो बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। एक एग्जांपल तुम मेरा खुद का भी ले लो। आज ये वाली जो तुम वीडियो देख रहे हो लेटेस्ट वीडियो है मेरे चैनल पे, ठीक है। एक साल पहले मुझे अच्छी तरीके से याद है 10 अप्रैल 2021 को मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड करी थी अपने इस चैनल पे, जो कि तुम्हारे ही कोर्स की थी, CMA फाउंडेशन के एथिक्स की। वो वीडियो और इस वीडियो को देख लेना, इस वीडियो को देखने के बाद उसको देख लेना, डिफरेंस तुमको अपने आप से दिख जाएगा। अब मैंने कुछ किया, कहीं से कोई कोर्स किया नहीं, कुछ नहीं, बस एक ही काम को मैं बार बार कर रहा हूँ, तो उसमें मेरी भी जो है स्पेशलाइजेशन बढ़ते जा रही है, ठीक है। आज से 5 साल बाद तुम मेरी ये वीडियो को और 5 साल बाद जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें भी देखोगे, तुमको अपने आप डिफरेंस दिखेगा। क्यों? क्योंकि स्पेशलाइजेशन, एक काम को बार बार करने से हम उसमें बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। तो ये था लेबर इकोनॉमीज। दूसरा है टेक्निकल। टेक्निकल मतलब a large firm will be able to install large capacity of machine in place of small size machine. This will give mechanical advantage over small firms and cost will be minimum. जब भी कंपनी एक्सपैंड कर रही है तो क्या करेगी, बड़ी बड़ी मशीन लगाएगी, एडवांस टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में लगाएगी, जिससे क्या होगा, उसके कॉम्पिटिटर जिनके पास पुरानी टेक्नोलॉजी या छोटी मशीन है उससे उनको एक एडवांटेज मिलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, टेक्निकल इकोनॉमीज यानी टेक्निकल एडवांटेज, ठीक है। ठीक है। थर्ड है नीचे मैनेजेरियल, यानी जो तुम्हारे मैनेजर्स हैं जो डिसीजन ले रहे हैं, जो लीडर है जिनके अंदर में बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, वो भी स्पेशलिस्ट हो जाएंगे, बेटर डिसीजन ले पाएंगे। हाईली टैलेंटेड तुम मैनेजर्स को रिक्रूट करोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों? क्योंकि तुम एक्सपैंड कर रहे हो, तुम कहीं भी छोटी मोटी भी गलती नहीं चाहोगे, ठीक है। नेक्स्ट है मार्केटिंग, वही है एडवर्टाइजमेंट वगैरह करोगे, मार्केटिंग कैंपेन्स रन करोगे, तो तुमको जो एडवर्टाइजमेंट पे पर यूनिट कॉस्ट लगने वाली है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। फाइनेंशियल इकोनॉमीज, large firm will be able to borrow credit easily. These firm will be able to offer securities and their goodwill in the market enable them to borrow at reasonable rate of interest. They also raise capital by attracting investor. यानी फाइनेंस एक्वायर करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। बिजनेस हमको स्टार्ट करना है, एक्सपैंड करना है, मेंटेन करके रखना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अब जो बड़ी फर्म्स है जो बहुत टाइम से काम कर रही है, ठीक है, जिनकी अच्छी खासी मार्केट में गुडविल बनी हुई है, वो अगर उनको अपने न्यू प्रोजेक्ट के लिए या एक्सपेंशन के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है, तो वो इजीली पब्लिक से या बैंक से बोरो कर सकती है। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर गुडविल, ठीक है। लोगों को ट्रस्ट होता है उनके ऊपर कि हाँ ये जो है हमारा पैसा डूबने नहीं देगा, हमको अच्छे खासे रिटर्न यहाँ से मिलेंगे। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करूँ, टाटा, रिलायंस वगैरह, अडानी वगैरह, इन कंपनी में तुम आंख बंद करके इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, आंख बंद करके इन्वेस्ट करते हो। क्यों? क्योंकि तुमको पता है कि भैया बड़ी कंपनी है, प्रॉफिटेबल है, मार्केट में अच्छी खासी इनकी गुडविल है, हमारा पैसा डूबेगा नहीं। वेयरएज जो नए जनरली स्टार्टअप्स होते हैं या ऐसी कंपनीज होती है जिनको बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, काफी ज्यादा वो फेमस नहीं, तुम एक बार उनमें इन्वेस्ट करने से डरोगे। क्लियर बात है। तो यही है कि उनको फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिल जाता है बाकी दूसरी छोटी फर्म से जिनकी गुडविल बहुत ज्यादा मार्केट में नहीं है, वो इजिली ज्यादा फंड्स कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एक्वायर मार्केट से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है भैया, टेक्नोलॉजी को कैसे इंप्रूवमेंट करना है, प्रोडक्ट में कैसे अपने को इंप्रूवमेंट लाना है, तो रिसर्च बहुत ज्यादा इस पे डिपेंडेंट होता है। तो जो लार्ज फर्म है भैया वो इजीली जो रिसर्च पे लगने वाला अच्छा खासा खर्चा है उसको वो अफोर्ड कर सकते हैं, और इससे अगेन वो अपने कॉम्पिटिटर से रेस में आगे निकल जाते हैं।
नेक्स्ट है इकोनॉमीज ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट। ऑलरेडी मैंने ऊपर एक एक्सप्लेन करते टाइम एग्जांपल दिया था कि ट्रांसपोर्टेशन करना है एक प्लेस से दूसरी जगह, हमको कुछ गुड्स पहुंचाना है या एक जगह पे स्टोर करके रखना है, तो पर यूनिट कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी अगर अपन बल्क में सामान भेजते हैं या स्टोर करते हैं। ठीक है, ये देख लो, पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वुड फॉल, सेव स्टोरेज कॉस्ट। नेक्स्ट है अपना रिस्क बियरिंग इकोनॉमीज। रिस्क बियरिंग इकोनॉमीज जनरली लार्ज फर्म डाइवर्सिफाई देयर प्रोडक्शन इनटू डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, देयरफॉर इवन इफ देयर इज अ लॉस इन वन आइटम ऑफ गुड्स इट कैन बी कवर्ड बाय प्रॉफिट इन अदर। जो बड़ी बड़ी फर्म होती है वो रिस्क भी ज्यादा ले सकती है, क्यों? क्योंकि वो जो अपने प्रोडक्ट्स उनको अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाई करके रखती है, जिससे क्या होता है कि अगर उनको एक प्रोडक्ट में लॉस भी हो जा रहा है तो दूसरे के प्रॉफिट से इजीली रिकवर हो जाती है। एग्जांपल पार्ले जी का एग्जांपल ले लो, डेली खाते हो गए। इन्फ्लेशन इतना हाई चल रहा है इंडिया में, ग्लोबल वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन है, बट पार्ले जी आज से 10 साल पहले भी 5 रुपए का मिलता था, आज भी 5 रुपए का तुमको पैकेट मिल जाता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा है कि इतना इन्फ्लेशन होने के बाद, महंगाई बढ़ने के बाद, हर चीज बढ़ने के बाद, टैक्सेस बढ़ने के बाद पार्ले जी आज भी हमको 5 रुपए में कैसे मिल रहा है? तो उसका एक रीजन है क्योंकि जो पार्ले कंपनी है वो सिर्फ पार्ले जी थोड़ी ना बनाती है, बहुत सारे काम है उसके। ठीक है, ब्रेड बना रही है, बिस्किट बना रही है, टॉफीज वगैरह बना रही है, कच्चा मैंगो बाइट जो आता है। तो अगर पार्ले जी में उसको लॉस भी हो रहा है, बाई चांस अगर ले लेते हैं कि पार्ले जी में लॉस हो रहा है, तो वो बाकी इधर उधर जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे वो रिकवर कर लेती है इजीली। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये होता है रिस्क बियरिंग। अगर आप बड़े हो, आपके पास अच्छा पैसा, आपके प्रोडक्ट बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई है, तो आप रिस्क भी, सब्सटेंशियल अमाउंट का रिस्क भी बिजनेस में ले सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट में आपको लॉस हो जाता है तो दूसरे आपको अच्छी तरीके से रिकवर करके दे देंगे। ठीक है, हाँ जी सर। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना इंटरनल डिस इकोनॉमीज। ठीक है, अभी तक अपन देख रहे थे कि अपन भैया लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे तो क्या क्या फायदे होंगे। तो याद रखना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर फायदा हो रहा है तो कहीं ना कहीं नुकसान भी अपने को होगा। वही टॉपिक है अपना इंटरनल डिस इकोनॉमीज का। इंटरनल डिस इकोनॉमीज आर दोज डिसएडवांटेजेस, देखो दिख रहा है हाइलाइटेड रेड में, दोज डिसएडवांटेजेस व्हिच आर इंटरनल टू द फर्म एंड एक्रू टू द फर्म व्हेन इट ओवर एक्सपैंड्स इट्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन। जब कोई भी कंपनी अपने स्केल ऑफ प्रोडक्शन को ओवर एक्सपैंड करती है तो तब उनको क्या डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़ सकते हैं। सबसे पहला वही मैनेजमेंट डिस इकोनॉमीज, यानी जो मैनेजर्स हैं अगर वो केपेबल नहीं है, उनके ऊपर इतना सारा एक साथ प्रेशर आ जा रहा है तो उनके भी डिसीजन मेकिंग में वो कहीं ना कहीं लड़खड़ाएंगे, गड़बड़ी हो सकती है, पहला। दूसरा टेक्निकल डिस इकोनॉमीज अपन ने देखा। अब टेक्निकल अपन ने बोला बड़ी बड़ी मशीन लगाएंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आएंगे तो फ्री में आएगा क्या? नहीं आएगा, इसके लिए बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट अपने को देना पड़ेगा। ठीक है, जो कि अगर बहुत लार्ज साइज कंपनी जिनका कैश फ्लो बढ़िया, मैनेजमेंट प्रॉपर है, वो अफोर्ड कर सकती है, बाकी नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, रिस्क बियरिंग। The business cannot be expanded indefinitely because of the principle of increasing risk. The risk of the firm increases because of reduction in demand, change in fashion and introduction of new substitute in the market. Risk always business में अपने को रहता है, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो कि बिजनेस में रिस्क जो है अनअवॉइडेबल है। ठीक है, रिस्क को हम अपन अवॉइड नहीं कर सकते, जरूर कम कर सकते हैं बट अवॉइड नहीं कर सकते। तो वही यहाँ पे है कि भैया आजकल इतना डाइवर्सिफाई है, कभी भी कोई भी नया सब्सटीट्यूट निकल के आ जाता है, कभी भी इनोवेशन हो जाता है, या नहीं रातों रात टेक्नोलॉजी नई से पुरानी हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे अपने बिजनेस पे रिस्क बने रहते हैं। मार्केटिंग, फर्म बड़ी हो रही है, लोगों तक पहुंचाना है, रीच बढ़ाना है, तो कंपनी की मजबूरी बन जाती है कि वो ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग पे स्पेंड करे, उनको अपना एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ाना पड़ता है। और अगर वो फेल हो जाते हैं, प्रॉपर मार्केटिंग जो उनका कैंपेन है सक्सेसफुली रन नहीं होता है, तो उनके लिए लॉस ही है। फाइनेंशियल डिसइकोनॉमीज, लार्ज अमाउंट बोरो करना पड़ सकता है इवन एट अ हायर रेट। ठीक है, अगर कोई कंपनी है जिसकी मार्केट में कोई बहुत अच्छी इमेज नहीं है, ठीक है, कोई बहुत अच्छी गुडविल नहीं है, तो उनको लोन तो भले दे देंगे बैंक्स वाले या आउटसाइडर, बट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी उनको अच्छा खासा फाइनेंस लेना पड़ता है, जो कि अगेन लॉन्ग टर्म में कंपनी के लिए हो सकता है थोड़ा रिस्की साबित हो। क्लियर है? हाँ जी सर। तो ये थी अपनी इंटरनल इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज। अब इम्पैक्ट देखते हैं कि भैया इम्पैक्ट क्या होने वाला है इंटरनल इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज का एलएसी कर्व में। अच्छा, एलएसी कर्व मैंने देखा तो मुझे अभी याद है, लास्ट जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था उसका लास्ट का 1 मिनट वाला पार्ट ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच फ्रॉम यूट्यूब अपने आप ही ट्रिम हो गया, डिलीट हो गया, पता नहीं कैसे। यूट्यूब से हालांकि बात चल रही है, उन्होंने बोला है कि देख के मैटर में आपको बताएंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, हो सकता है जो हमारे पुराने व्यूअर्स उनको लग रहा होगा कि सर ने तो बाय बोला ही नहीं और अचानक से सेंटेंस बोलते बोलते वीडियो एंड हो गया। ठीक है, तो प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, अभी भी मेरे पास ओरिजिनल पड़ा हुआ है, बट पता नहीं कैसे आखिरी का 1 मिनट वहां पे हट गया, तो उसको थोड़ा सा भी डिस्कस कर लेता हूँ, बात निकली है। तो अपन उस टाइम देख रहे थे कि जो एलएसी कर्व है उसको, ठीक है, एलएसी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, उसको अपन क्या बोलते हैं? एनवलप कर्व। ठीक है, प्लानिंग कर्व या एनवलप कर्व बोलते हैं। एनवलप कर्व क्यों उसको बोलते हैं? क्योंकि उसका जो तुमने डायग्राम देखा होगा, ठीक है, यू शेप का था और उसमें सारे जो भी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है उसको समाया हुआ था। ठीक है, एनवलप की तरह उसके अंदर ही सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व थे, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? एनवलप कर्व बोलते हैं, जो कि यू शेप का अगेन अपने पास बनता है। साथ ही साथ अगर अपन वैसे ही वहां पे एक टॉपिक और था, एक लाइन थोड़ा सा ऊपर जाके तुमको दिखा भी देता हूँ, ये रहा, अपन यहाँ पे बनाया था एवरेज कॉस्ट कर्व, उसी के जैसे अगर अपन मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी बनाए, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, तो वो भी वहां पे यू शेप का ही बनने वाला है। क्लियर है? तो ये कुछ पार्ट था जो लास्ट
लेक्चर में हल्का सा ट्रिम हो गया था, कोई नहीं, यहाँ पे कवर कर लिए। नेक्स्ट अब अपन आ जाते हैं सीधा अपने आज के टॉपिक पे कि इंटरनल इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज का एलएसी पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व में इंपैक्ट क्या होगा। तो अगर किसी कंपनी को फायदा हो रहा है, इकोनॉमीज में चल रही, तो क्या होगा, उनका जो आउटपुट है एक्सपैंड होगा और जो कॉस्ट है वो कम होती जाएगी। तो ग्राफ जो कर्व है वो कैसा बनेगा, ये आउटपुट देखो, आउटपुट एक्सपैंड हो रहा है, आउटपुट या 0 से ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे आगे जा रहा है, और जो कॉस्ट है ये जो है उनकी वो कम होते जा रही है। देखो यहाँ पे कॉस्ट कम है, यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा है। तो अगर कोई भी कंपनी जो इकोनॉमीज का मजा उठा रही है तो उसको क्या होगा भैया, लॉन्ग रन में उसका आउटपुट बढ़ेगा और एवरेज कॉस्ट कम होती जाएगी। बट अगर वही किसी को डिस इकोनॉमीज का देखने को मिल रहा है तो उसमें क्या होगा, उनका आउटपुट तो हो सकता है बढ़े, आउटपुट बढ़ेगा बट जो कॉस्ट है वो भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, कॉस्ट जो है वो बढ़ते जाएगी, आउटपुट भी बढ़ रहा है बट कॉस्ट भी यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। तो कुछ इस तरीके का अपना ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये हो सकता है 2 पार्ट में भी अपन इस ग्राफ को दिखा सकते हैं। अगर खाली इकोनॉमीज का दिखाना है, ये लो, ये इकोनॉमीज का ग्राफ हो गया, ऐसे जाते जाएगा ये, और डिस इकोनॉमीज का दिखाना है तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, आउटपुट तो बढ़ेगा बट कॉस्ट भी यहाँ पे बढ़ती जाएगी। दोनों को क्लब करके यहाँ पे एक यू शेप का यहाँ पे कर्व बन गया है। क्या लिखा है रेड से, क्या इंपॉर्टेंट है देख लो। Thus, internal economies cause the LAC to fall and internal diseconomies cause LAC to rise. Hence, internal economies and diseconomies are responsible for U-shaped LAC curve. ठीक है, अपन ने देखा था लॉन्ग रन में यू शेप बन रहा है, LAC कर्व क्यों हो रहा है, तो जब इकोनॉमीज होगा तो नीचे जाते जाएगा, आउटपुट बढ़ेगा, कॉस्ट कम होते जाएगा, और जहां डिसइकोनॉमीज होगा एक पॉइंट के बाद तो भैया ये वापस से कर्व ऊपर उठने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉस्ट बढ़ते जाएगी और आउटपुट भी लाइकवाइज बढ़ते जाएगा। ठीक है, हाँ सर क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं टॉपिक पे, एक्सटर्नल इकोनॉमीज। अभी तक अपन ने देखा था इंटरनल इकोनॉमीज, अब अपन देखेंगे एक्सटर्नल इकोनॉमीज। तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑलरेडी मैंने बताया कि दीज इकोनॉमीज आर ओपन फॉर ऑल द फर्म्स, इट मींस दे आर नॉट रिलेटेड टू अ सिंगल फर्म। पूरी इंडस्ट्री के बारे में कवर करता है, एक इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म है सबको ये कवर करके चलता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी एक पर्टिकुलर फर्म के बारे में बात नहीं करता है। ठीक है, when industry is expanded there are some advantages, these advantages are enjoyed by all the firms in the industry, so that these are called external economies। खत्म। अब टाइप्स देखेंगे, टाइप्स क्या क्या है। तो पहला इकोनॉमीज ऑफ लोकलाइजेशन, क्या है सर ये, तो लोकेशन ऑफ सेवरल फर्म्स एट वन प्लेस मेक्स अवेलेबल सर्टन फैसिलिटीज, लोकल अथॉरिटी में डेवलप रोड, कम्युनिकेशन, पावर, इरिगेशन एक्सेट्रा, अदर फैसिलिटीज लाइक banking, insurance, skilled labor will come up into the area. This arrangement benefits all the firm located at that place। क्या हो रहा है, पूरी की पूरी एक जगह पे अगर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है तो क्या हो रहा है, जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटीज है, वहाँ पे उनको फैसिलिटीज भी देनी पड़ेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज देनी पड़ेगी, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा प्रॉपर, स्किल्ड लेबर्स वहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, जिससे क्या होगा, ऑल टुगेदर उस एरिया का जो है डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो जाएगा, जिसका फायदा सारी की सारी फर्म जो आसपास में उनको मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया एकदम। ठीक है, तो आते हैं अब अपन सीधा नेक्स्ट पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है इकोनॉमीज ऑफ स्पेशलाइजेशन। अगेन जो लेबर है भैया स्पेशलाइज हो जाएंगे। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कैन बी स्प्लिट इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड ईच फर्म में टेक अ वन पार्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड, दिस विल रिजल्ट इन स्पेशलाइजेशन एंड इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ ईच फर्म इन द प्रोडक्शन डिवीजन ऑफ लेबर हेल्प टू प्रोड्यूस। ठीक है, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा, वेस्टेज कम होगी, जिससे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, इकोनॉमीज ऑफ रिलेटेड टू, इकोनॉमीज रिलेटेड टू होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, नोट्स में मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। इकोनॉमीज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सर्विसेज, all the firms in the area are dealing with the same goods, information can be shared among the firm about raw materials, skilled labor, marketing etc. expenditure on these items can be reduced and there will be a mutual advantage for all these firms। क्या है, एक ही एरिया में बहुत सारी फर्म्स काम कर रहे हैं तो वो आपस में कोऑर्डिनेट करके, कम्युनिकेट करके पता लगा सकते हैं कि बेस्ट सस्ता रॉ मटेरियल कहाँ मिल रहा है, लेबर्स कैसे अच्छे मिल रहे हैं, कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है, जिससे क्या होगा, सारे फर्म ऑल टुगेदर ग्रो होंगे। इसका एक बहुत बड़ा अच्छा एडवांटेज है यूरोपियन यूनियन। अब आई डोंट नो कि आपने यूरोपियन यूनियन क्या है, सुना है कि नहीं सुना है। यूरोप में जो भी कंट्रीज है, मेजर जो कंट्रीज है, उनका एक यूनियन है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, इन्होंने मिलकर क्या किया, एक यूरोपियन यूनियन एक ग्रुप फॉर्म किया है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, इनको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है। क्यों, एक लार्ज पॉपुलेशन आ जाती है। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज आ जाती है। इन्होंने अपने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए कि भैया यही स्टैंडर्ड के, यही क्वालिटी के गुड्स हम अपने यहाँ पे आने देंगे, अपने यहाँ पे ट्रेड करने देंगे, वरना नहीं करने देंगे। तो क्या हो रहा है, पूरे यूरोपियन कंट्रीज में जो भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, उनको क्या बेटर क्वालिटी गुड्स मिल रही है, अच्छे रेट्स पे मिल रही है। इसका एक और एडवांटेज क्या है, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज ने भैया किया एक जॉइंट वेंचर काइंड ऑफ, वो बोले कि भैया स्पेस में आना हमको रिसर्च करनी है, स्पेस में हम सैटेलाइट छोड़ेंगे। अब ये कोई सस्ता काम तो है नहीं, बहुत महंगा है। तो उन्होंने बोला कि किसी भी एक कंट्री के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो रिसर्च डेवलपमेंट करे, स्पेस स्टेशन बनाए, रॉकेट लॉन्च करे। तो क्या करते हैं, 3-4 कंट्रीज आपस में आ जाते हैं, जिसमें जो स्पेशलाइजेशन है, आओ एक साथ काम करते हैं, स्पेस के मामले में अपन रिसर्च करते हैं, वर्क करते हैं। तो इससे हमको क्या हुआ, बहुत ही कम कॉस्ट में उनको जो भी स्पेस टेक्नोलॉजीज है उसमें उनको एडवांटेज यहाँ पे मिल गया। तो यही है अपना रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सर्विस की इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है अपना इकोनॉमीज ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ उसको, हाँ।
Collective research by all the firms on new products technology will help reduce expenditure. The fruits of research can be enjoyed by all the firms. ठीक है, अगेन वही है यूरोपियन यूनियन के स्पेस मिशन का यहाँ पे कि कलेक्टिव रिसर्च कर रहे हैं, कॉस्ट उनकी कम हो जा रही है और फायदा सारी यूरोपियन कंट्रीज को हो रहा है. नेक्स्ट है एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज. एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज यानी वही अगेन जो डिसएडवांटेज है जो सारे फर्म्स को मिलेगा. क्या क्या? इंक्रीज इन इनपुट प्राइस. इनपुट प्राइस बढ़ सकता है जिससे क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा. इंटरेस्ट रेट, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन वगैरह बढ़ सकता है जब भी कोई फर्म एक्सपेंड कर रही है यहाँ पे. क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होगा अपने प्रोडक्शन के लिए. समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? नेक्स्ट पॉइंट है अपना पॉइंट नंबर 2, प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज. अब एक ही जगह पे बहुत सारी फर्म आ जाएगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा. डिलेज इन प्रोडक्शन प्रोसेस बिकम फ्रीक्वेंट. क्यों? क्योंकि डिमांड अचानक से इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ जाएगी, वाटर की, इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ जाएगी. तो इससे क्या होगा, प्रेशर के कारण क्या हो सकता है, डिले हो जाएगा प्रोजेक्ट्स में. ठीक है. नेक्स्ट, डिसइकोनॉमीज ड्यू टू एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. भैया जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी लिमिटेड अमाउंट में है, जनरेट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है. क्लास 5, 6, 4 में ईवीएस वगैरह में अपन ने पढ़ा है. अब सबके सब एक्सपैंड कर रहे हैं, सबको नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए. किसको देंगे, किसको नहीं देंगे, कौन लेगा कौन नहीं लेगा, डिस्प्यूट होगा. तो अगेन ये डिसइकोनॉमी है यहाँ पे. फोर्थ है अपना डिसइंटीग्रेशन की डिसइकोनॉमी. द प्रॉब्लम एंड फॉल्ट इन वन यूनिट में क्रिएट प्रॉब्लम इन द होल इंडस्ट्री. कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट कंसर्न्स आल्सो पोजेसेस अ प्रॉब्लम. कोऑर्डिनेशन की यहाँ पे भी प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि हर एक फर्म को लगेगा कि मैं बड़ा, मेरी बात सुननी चाहिए, मेरी बात चलनी चाहिए. ऐसा होगा नहीं क्योंकि हर कोई अपने आप को बड़ा समझता है. तो अगेन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है. क्लियर? हाँ जी सर, क्लियर. नेक्स्ट है आगे अपना लास्ट टॉपिक आज का, इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑन LAC कर्व. अब क्या होगा, लॉन्ग रन में अपने को पता है यू शेप कर्व होने वाला. ये है नॉर्मल तुम्हारा LAC. अब इकोनॉमीज चल रहा होगा तो क्या होगा सर, आउटपुट बढ़ेगा, कॉस्ट कम हो जाएगी. ठीक है, आउटपुट बढ़ेगा और कॉस्ट कम हो जाएगी. तो ये देखो नीचे यहाँ पे तुम्हारा आउटपुट है, ये है तुम्हारा एवरेज कॉस्ट. अब कॉस्ट कम होगी तो मुझे बताओ कि अगर नॉर्मल पोजीशन में अपन यहाँ पे हैं, ठीक है, नॉर्मल पोजीशन में अपन ये वाले में, मिडिल वाले में, अब कॉस्ट कम होगी, आउटपुट बढ़ेगा, तो अपन कहाँ पे जाएंगे, यहाँ से इस वाले ग्राफ में जाओगे या यहाँ से तुम यहाँ पे शिफ्ट हो जाओगे. सर कॉस्ट कम होगी ना तो अपन नीचे में शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट अपनी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, 4, 5. ठीक है, तो अगर इस लेवल पे अपन मान ले कॉस्ट 5 है और कॉस्ट कम होनी है तो अपन कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे. एकदम बेसिक सिंपल है, क्लास 4th 5th का बच्चा भी इसको समझ जाएगा. तो अगर इकोनॉमिक्स चल रही है, एडवांटेज हमको मिल रहा है, कॉस्ट हमारी कम होगी तो हम ऊपर से कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, नीचे शिफ्ट हो जाएंगे इधर. और अगर डिसइकोनॉमिक्स चल रही है जिससे हमारी कॉस्ट बढ़ रही है तो 5, 6, 7 और यहाँ पे अपन ऊपर में आ जाएंगे अगर डिसइकोनॉमिक्स चल रही है. तो वही चीज ऊपर यहाँ पे 2 पॉइंट में लिखा है कि अगर इकोनॉमीज है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज है तो अपन LAC कर्व जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, LAC 1 से LAC 2 में आ जाएगा. ये देखो, ये है तुम्हारा LAC 1, ये है तुम्हारा LAC 2. अगर इकोनॉमीज चल रही है तो ऊपर से कहाँ होगे, नीचे आ जाओगे. और डिसइकोनॉमिक्स चल रही है तो यहाँ पे तुम ऊपर पहुंच जाओगे LAC 1 से LAC 3 में. सिंपल एकदम बिल्कुल. कॉस्ट बढ़ेगा तो कर्व तुम्हारा ऊपर जाएगा, कॉस्ट कम होगी तो कर्व तुम्हारा जो है नीचे जो है शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है जी सर, ठीक है. इसके बाद देख लो तुम्हारा यहाँ पे जो हमारा जो आज का टारगेट था वो खत्म हो गया है. नेक्स्ट टॉपिक तुमको दिख रहा है कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू का, जो कि बहुत ही छोटा टॉपिक है. हार्डली 10 से 12 मिनट यहाँ पे लगेगा कवर करने के लिए, जिसको अपन कवर कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में. और जैसे ही वो वाला लेक्चर आ जाएगा टेलीग्राम पे, तुमको जो इस चैप्टर के PDF नोट्स हैं वो बिल्कुल से मिल जाएंगे. तो डाउनलोड कर लेना, प्रिंट निकाल के पढ़ लेना. ठीक है, बहुत बढ़िया. तो इसी के साथ आज की क्लास को मैं यहीं पे करता हूँ खत्म, और आपसे मैं बोलता हूँ बाय बाय, टाटा, गुड बाय. मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में. और नेक्स्ट क्लास में अपन देख रहे होंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू का टॉपिक. बट तब तक के लिए तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए. 5000 लौटे दिख जाना चाहिए. ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा. ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा. लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए.